Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7th science. Chapter name is fiber to fabric. ठीक है बेटा, हमने 6th में भी आपने ये चैप्टर पढ़ा है फाइबर टू फैब्रिक, पर उससे थोड़ा सा एडवांस स्टेज में अभी आप 7th में पढ़ोगे. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले देखो, मैंने आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के दिखाया हुआ है कि फाइबर के 2 टाइप्स होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर, एंड देन नेचुरल फाइबर्स प्लांट्स एंड एनिमल फाइबर्स के. इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप अपना रिकॉल करो, आपने 6th क्लास में फाइबर के बारे फाइबर टू फैब्रिक में क्या पढ़ा था कि फाइबर क्या होता है. उसका फर्स्ट स्टेप यही था ना, फाइबर क्या होता है. फाइबर जो आपने देखा है जिससे आपका कपड़ा जिस चीज़ से बनता है, इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, वो फाइबर है. फाइबर क्या होता है, अगर आप किसी भी धागे को देखो, नॉर्मल आप थ्रेड को देखो जिससे आपकी मम्मा कपड़े सिलती है या टेलर कपड़े क्लोथ स्टिच करता है, उसको अगर आप देखो वो ट्विस्टेड फॉर्म में होता है. अगर आप उसको थोड़ा सा देखो ध्यान से तो वो उसके रोए रोए आगे से खुल जाते हैं. तो वो जो रोए रोए आगे से खुल जाते हैं उनको हम फाइबर कहते हैं. सो बेसिकली फाइबर क्या होता है, फाइबर जो है, दी फाइबर्स आर लॉन्ग फाइन कंटिन्यूस फिलामेंट्स और थ्रेड्स. ठीक है, ये लंबे होते हैं, पतले पतले थिन थिन जो है वो थ्रेड्स होते हैं. उनको सबको मतलब कंबाइन करके, ट्विस्ट करके, इनके ऊपर थोड़ी सी प्रोसेसिंग करके हमारा फैब्रिक बनता है. ओके बेटा, फाइबर जो है हमारा 2 टाइप्स का होते हैं, एक नेचुरल फाइबर्स और एक आर्टिफिशियल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हमारे को प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, जो हमें नेचुरल तरीके से मिलते हैं. और आर्टिफिशियल फाइबर्स वो होते हैं जो हमारे इंडस्ट्रीज में बनते हैं. सो दीज आर्टिफिशियल फाइबर्स आर नॉट इन योर सिलेबस, सो हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे. और नेचुरल फाइबर्स आपके इसमें आपके इस 7th क्लास में है. बेटा, नेचुरल फाइबर्स के 2 टाइप्स हैं, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स. अगर आपको याद हो, प्लांट फाइबर्स हम डिटेल में आपने 6th क्लास में डिस्कस किया है. तो 7th क्लास में सिर्फ हमारा एनिमल फाइबर्स आ रहा है जो हमें एनिमल से मिलता है. ठीक है, जो हमें फाइबर एनिमल से मिलते हैं वो हमने डिस्कस करने हैं आपकी ये 7th क्लास में इस चैप्टर में. के लिए सबसे पहले हमारे एनिमल फाइबर्स के देखो 2 टाइप्स है, एक वूल है और एक सिल्क है. हमें एनिमल से 2 फाइबर्स मिलते हैं, वूल और सिल्क. वूल भी हमें एनिमल से मिलती है और सिल्क भी हमें एनिमल से मिलती है. ये पूरी हमने डिटेल इस चैप्टर में डिस्कस करनी है, वूल की और सिल्क की. ठीक है, हम पहले वूल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. वूल क्या होती है, वूल ये देखो पीछे पूरी वूल की पिक्स लगी हुई हैं, बहुत सारी वूल है. अगर आप वूल को ध्यान से देखो, वूल आप लोगों ने देखी होगी, आप विंटर्स में स्वेटर्स पहनते हो. अगर आप उसको ध्यान से देखो, एक फाइबर को, उसको एक धागे को, उनके वूल के धागे को देखो तो उसमें बहुत सारे रोए रोए से आपको नजर आएंगे. इट मीन्स उसमें उतने सारे फाइबर्स को ट्विस्ट करके फाइबर से वो वूल बनी है. ठीक है, डिस्कस करते हैं. Wool is a thick layer of hair that prevents the coldness and from surroundings entering our body. आप देखो बेटा, विंटर्स में आप वूलन क्लोथ्स पहनते हो. विंटर्स में क्यों पहनते हो और समर्स में क्यों नहीं पहनते हो? आप विंटर्स में इसलिए पहनते हो क्योंकि विंटर्स में ठंड होती है. आप अपने आप को बाहर की ठंड से बचाने के लिए हम लोग स्वेटर्स पहनते हैं, वूलन कपड़े पहनते हैं. सो वो वूलन कपड़ों का क्या पर्पस होता है कि हमारी बॉडी को वार्म रखें. अगर वो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं तो इसका मतलब हम ये हमारी मतलब एक आपकी बॉडी के ऊपर एक थिक कोटिंग सी वार्मथ की दे देते हैं, जिसके कारण आपको बाहर के एटमॉस्फेयर से ठंड नहीं लगती है, आपको बॉडी नॉर्मल लगती है. ठीक है, सो वूल हम कब लेते हैं, वूल किस लिए यूज़ होती है, वूल हमारे को ठंड से बचाने के लिए यूज़ होती है. Then wool is collected from many animals like sheep, goat, yak, etc. बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे शीप है, गोट है, याक है और बहुत सारे और एनिमल्स भी हैं जो हमारे को वूल देते हैं. ठीक है,
इन एनिमल्स के ऊपर हेयर्स की ये नेचुरल, इसमें कुछ करना नहीं होता, नेचुरली ये जो एनिमल्स होते हैं इनके एनिमल्स के ऊपर थिक लेयर बनी होती है हेयर्स की, जो इनकी स्किन के ऊपर बनी होती है, वो इनको भी ठंड से बचाते हैं एनिमल्स को। और ये जो इनके ऊपर थिक लेयर बनी होती है इससे हम लोग मतलब वूल बनती है, और जो वूल ह्यूमंस यूज़ करते हैं, वूलन क्लोथ्स, वूलन फैब्रिक्स बनाते हैं, और जिससे उनके वो अपने आप को ठंड से बचाते हैं। ठीक है, सो ये अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाता है वूल गिविंग एनिमल्स कौन से हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए शीप है, गोट है, याक है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ये तो जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि आपको पता होना चाहिए कि ये एनिमल्स आपको वूल देते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कि जो एनिमल से हमारे को वूल कौन कौन सी दो फाइबर्स मिलते हैं, एक वूल मिलती है और एक सिल्क मिलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट वूल। सो विच आर द एनिमल्स दैट यील्ड वूल, कौन कौन से एनिमल्स वो हैं जो हमें वूल देते हैं, हम वो डिस्कस। देखो एनिमल्स हैं याक वूल, याक से वूल मिलती है। दिस एनिमल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तिब्बत एंड लद्दाख में या हाई हिली रीजन्स पे ये याक आपको मिलता है, अवेलेबल होता है, जिससे हमारे को वूल मिलती है। देन कम्स मोहेर वूल, नाम आपको याद करना पड़ेगा, मोहेर वूल, जो विच इज़ कॉमन इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ये कॉमनली वूल अवेलेबल है, मोहेर वूल। एंड ये किन से कहाँ से हमें मिलती है, ये हमारे को ऑब्टेन होती है अंगोरा गोट से। अंगोरा गोट से हमें मोहेर वूल मिलती है जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर में होती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मोहेर वूल कहाँ से किन से मिलती है, गोट से। कौन सी गोट? अंगोरा गोट। ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं आपको पिक्स से भी समझाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट आया कैमल वूल। कैमल वूल जो है सब मतलब ये नॉर्मली जो कैमल है हमारे ये इंडिया में देखो कैमल्स जो है डेजर्ट्स में होते हैं, तो डेजर्ट्स में वो वाले कैमल्स आपको वूल नहीं देते हैं। ये आपको कैमल वूल आपको मिलती है साउथ अफ्रीका में, ज़्यादा कॉमन है, जो हम एक स्पेशल ब्रीड ऑफ कैमल से मिलती है, दैट इज़ ललामा एंड अल्पका। ये बेटा मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगी अभी जब आपको मैं पिक दिखाऊंगी। अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि कैमल वूल जो है आपको साउथ अमेरिका में ज़्यादा मिलती है इजीली, और ये स्पेशल ब्रीड ऑफ कैमल्स होते हैं, दीज आर नोन एज, देयर नेम इज़ ललामा एंड अल्पका। ठीक है, देन फोर्थ वूल इज़ पश्मीना वूल। पश्मीना वूल जो आपको मिलती है वो कश्मीरी गोट से के फर से मिलती है। ठीक है, पश्मीना तो आपने सुना होगा ना नाम, बहुत एक्सपेंसिव होती है ये वूल और बहुत लाइट वेट होती है। सो ये किन से मिलती है हमारे को? कश्मीरी गोट से मिलती है। तो ठीक है, ये जस्ट आपको मैंने ओवरव्यू दिया था, अभी मैं आपको इसकी पिक्स दिखाती हूँ, फिर आपको ये ज़्यादा समझ आएगा। ये देखिए ये पूरा पिक्स लगी हुई हैं, तो अभी हम पिक्स देखते हैं। सबसे पहले हमारी पिक आ रही है ये हमारी शीप की है। शीप्स जो आपको इजीली अवेलेबल होती हैं, ये आपको शीप्स ज़्यादा आपको माउंटेन रीजन्स में अवेलेबल होती हैं, पर ये ऐसा नहीं है, प्लेन्स में भी ये अवेलेबल है। बट ये देखो जो आप देखते हो शीप्स, ये शीप के ऊपर देखो कितनी हेयर स्किन है, फर है ये सारी। सो ये फर जो फर का सीज़न, हेयर्स का सीज़न पे आता है, ये आता है विंटर्स में। विंटर्स में इनके ऊपर ये आ जाती है सारी हेयर स्किन आ जाती है, फर आ जाती है, और जब ये आपकी समर्स की अराइवल हो जाती है तो इनकी सारी शेविंग हो जाती है स्किन की, और सारी फर उतार ली जाती है, और फिर इन पे ये समर्स में आराम से प्लेन्स में कहीं पे भी रह सकते हैं। ये इनमें जो ये फर आती है वो ये फर हमेशा आती है विंटर्स में, वो इसलिए आती है ताकि ये इनकी बॉडी ठंड से बची रहे, ठंड से प्रोटेक्ट होके रहे, इसलिए विंटर्स में इन पे फर आती है और समर्स में इन पे नहीं आती। ठीक है, तो ये था फर्स्ट शीप। नाउ कम दिस, ये हमारा है एल्पका। एल्पका जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, कैमल्स जो होते हैं
कैमल्स की एक ब्रीड है जो साउथ अमेरिका में अवेलेबल है। ये हमारे को वूल देते हैं, ठीक है, ये वो है। और ये जो आपकी कैमल्स हैं ये ज़्यादा साउथ अमेरिका में अवेलेबल है, आपको आराम से मिलते हैं। इनकी स्किन पे देखो आप, सारी स्किन इसकी भरी हुई है फर से। सो इनकी जो फर है, ये फर हमारी यूज़ होती है, ये फर जो है हमारी आगे इसके लिए विंटर की प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होती है, इनकी जब शेविंग हो जाती है। नेक्स्ट कम्स ललामा। ललामा एक हमारी ऐसी ब्रीड है ये कैमल का, ये भी आपको ज़्यादा अवेलेबल कहाँ होता है, ये हमारा अवेलेबल होता है साउथ अमेरिका में। ये दोनों ब्रीड्स अल्पका और ललामा ऐसी ब्रीड्स हैं कैमल की जो वहीं पे अवेलेबल होती हैं ज़्यादा, और इनमें फ़र जो है देखो बहुत ज़्यादा होती है, और ये फ़र काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। और ये देखो, ये है तो ये कैमल्स की ही एक ब्रीड है, पर ये ठंडे इलाकों में होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आई हमारी ये अंगोरा गोट। अंगोरा गोट अभी हम पढ़ के हटे हैं। अंगोरा गोट जो है हमारी ये ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में अवेलेबल होती है। ये देखो कितनी हेयरी, कितनी इसमें स्किन है, कितनी हेयरी ये है, कितनी फर ये देगी। ये जो आपकी अंगोरा गोट्स हैं ये जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा अवेलेबल है, और इनसे हमारी बहुत फाइन वूल इससे बनती है, या पश्मीना के प्रोडक्ट्स इससे बनते हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और काफ़ी लाइट वेट होती है, ठीक है। देन कम्स ये देखो कैमल है, ये नॉर्मल कैमल से थोड़ा हट के कैमल है, ये डबल हम्प वाला। नॉर्मली जो कैमल्स हम देखते हैं वो वन हम्प वाले होते हैं, ये डबल हम्प वाला कैमल है। ये डबल हम्प वाला कैमल है, इसमें देखो कितनी हेयरी स्किन है। आपने देखा कभी ऐसी इतनी फर वाली कैमल्स आपने देखे? ये देखो यहाँ पे कितनी फर है, ये कितनी फेयर है, इसके हम्प्स पे भी देखो कितनी ज़्यादा है, इतनी स्किनी, मतलब इतनी हेयरी स्किन है। अब ये देखा जाए, ये जो हमारी अपने अभी तक हमने जो पढ़े हैं ये सारे जो एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स के ऊपर इतने हेयर्स या इतनी फर क्यों होती है? ये इसलिए होती है ताकि इनको ठंड से, इनमें नेचुरल फीचर है कि इनको ये ठंड में रहते हैं, और ठंड से इनको बचाने के लिए इनकी स्किन ऐसी होती है। अब आप बोलोगे कैमल तो है, कैमल जो है वो डेजर्ट्स में रहता है, डेजर्ट्स हमारे हॉट होते हैं, हमने ये पढ़ा है। बट बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे जो हैं वर्ल्ड में 2 टाइप के डेजर्ट्स होते हैं, एक हॉट डेजर्ट होता है और एक कोल्ड डेजर्ट होता है। जो हॉट डेजर्ट्स होते हैं वो तो ईजिली हमारे यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल हैं, आपने देखे भी होंगे, वहाँ पे हमारे दूसरे नॉर्मल कैमल्स होते हैं। बट एक हमारे कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं जहाँ पे ये वाले कैमल्स की ब्रीड होती है। अब आप पूछोगे कि ये जो कोल्ड डेजर्ट्स हैं ये हमारे कहाँ पे होते हैं? कोल्ड डेजर्ट जो है हमारे ये हिली एरियाज में होते हैं, मतलब हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं। ये वो होते हैं हमारे कैमल्स, वो हमारे डेजर्ट्स में होते हैं जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, जहाँ पे गर्मी नहीं होती ज़्यादा, जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। बेसिकली क्या आपने डेजर्ट की डेफिनेशन आपने ये पढ़ी हुई है अभी तक कि डेजर्ट वो एरिया जहाँ पे बहुत सूखा होता है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। बट दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन। बेसिकली कैमल्स की क्या डेजर्ट्स की क्या डेफिनेशन होती है? डेजर्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जो है वेजिटेशन बहुत स्कार्स होती है। स्कार्स मीन्स बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, राइट। ये डेजर्ट का फीचर है। सो इन चीज़ों से आपको पता चलता है कि डेजर्ट हमारे 2 तरह के होते हैं, एक हॉट और एक कोल्ड। ये जो आपका जो कैमल है, डबल हम्प वाला कैमल, फर वाला कैमल, ये आपका कहाँ मिलता है? ये ज़्यादा हमारा कोल्ड डेजर्ट्स में मिलता है, ठीक है। अब ये जो हमारा डबल हम्प वाला कोल्ड डेजर्ट्स में मिलता है, इनकी जो फर होती है, जो नॉर्मल फर होती है, उसकी अंडर फर जो होती है, एक इसकी अंडर फर होती है, वो जो अंडर फर होती है वो बहुत ज़्यादा फाइन, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। ये इसकी ये फीचर है। अब नेक्स्ट हमारा आ गया याक। ये देखो याक आपने देखा है, याक हमारा ज़्यादा कहाँ अवेलेबल होता है? याक हमारा ज़्यादा लद्दाख और तिब्बत में अवेलेबल होता है। और ये याक में देखो स्किन या
हाई माउंटेन्स पे एरियाज पे मिलता है। और ये अब हो सकता है आपने कभी याक देखा भी हो नॉर्मली, बट ये देखो ये वाला जो याक है इसकी देखो कितनी हेयरी स्किन है। ये हेयरी स्किन इसको प्रोटेक्ट करती है ठंड से, ठीक है। तो ये याक भी हमारे को वूल देता है, जो हमारी वूल काफ़ी चीज़ों में यूज़ होती है आगे, ठीक है। ये हमारी याक वूल है, और याक वूल हमारी बहुत काम में आगे यूज़ होती है, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया कौन से हम एनिमल्स हमारे को वूल देते हैं और कहाँ पे ये अवेलेबल होते हैं। अब मैं आपको दैट इज़ कुछ आपकी, पहले हमने शीप पढ़ी है ना, शीप नॉर्मली हम कहते हैं शीप से हमारे को वूल मिलती है। तो कुछ इंडियन ब्रीड्स शीप की आपको मैं बताना चाहूँगी, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है, वहीं से ये ली हुई है टेबल। तो इसके बीच में बेटे आपको सबसे ज़्यादा ये देखो, जैसे हमारा आपको सब पूरा टेबल क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट्स वेयर दीज शीप्स आर फाउंड, ये आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला, बट आपको सिंपल जनरल पता होना चाहिए कि एक जैसे नॉर्मली हम कहते हैं जो शीप्स हैं वो ज़्यादा ठंड में अवेलेबल होते हैं। ठंडा एरिया देखो इसमें कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। मीन्स जम्मू एंड कश्मीर का जो होगा बाखरवाल, नेम ऑफ ब्रीड ऑफ शीप बाखरवाल। बाखरवाल जिससे हमारी वुलन शॉल्स बनती हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। बाखरवाल से जम्मू एंड कश्मीर में बाखरवाल ब्रीड है शीप की, और वुलन शॉल्स इससे बनते हैं। ये क्वेश्चन आपको आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है। ये डिपेंड करता है टीचर के मूड के ऊपर। सो मैं एक बार आपको रीड करके दिखा देती हूँ ये टेबल। जैसे फर्स्ट ब्रीड है लोही। लोही से बहुत अच्छी क्वालिटी वूल मिलती है, और ये अवेलेबल होती है राजस्थान और पंजाब में। देन सेकंड कम्स रामपुर बुशेर। रामपुर बुशेर में आपकी ब्राउन फ्लीस वूल मिलती है, ठीक है, विच इज़ मोस्ट कॉमनली फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। देन कम्स नाली। नाली यहाँ से आपकी कारपेट वूल बनती है, और ये आपकी ज़्यादा राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब में मिलती है। देन अभी जो मैंने आपके पास आज डिस्कस किया भाखरवाल। भाखरवाल वुलन शॉल्स के लिए उसकी क्वालिटी वूल होती है, और जम्मू एंड कश्मीर में ये इजीली अवेलेबल है। देन कम्स मारवाड़ी। मारवाड़ी से आपकी कोर्स वूल आपको मिलती है, और ये गुजरात में है। एक पतनवाड़ी, उससे हौजरी वूल मिलती है जो आपकी गुजरात में अवेलेबल होती है। ये देखो गुजरात वैसे भी आपका हौजरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसकी में जौन सी शीप वहाँ पे मिलती है वो पतनवाड़ी मिलती है, ठीक है। सो ये थी आपकी सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप, जिसको आपको पूरे टेबल को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, बट आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए अगर पेपर में कुछ क्वेश्चन आ जाए। सिंपल कहाँ पे गुड क्वालिटी वूल कौन सी मिलती है, ब्राउन फ्लीस कहाँ पे मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए रामपुर बुशेर में मिलती है। या अगर शीप का नाम तो नहीं आएगा, स्टेट्स आ जाती हैं अगर आपको यूपी में या उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश में मिलती है, ठीक है। नाउ कम्स प्रोसेसिंग ऑफ वूल। वूल जो शीप से मिलती है उसकी प्रोसेसिंग हमने डिस्कस करनी है, तो चलो स्टार्ट। शीप्स आप लोगों ने देखी होंगी ना बच्चों ने। शीप्स जो हैं बेसिकली ये हिली रीजन्स में रेयर किया जाती है, मतलब इनको पाला जाता है, बट हिली रीजन्स के अलावा ये कई कुछ पार्ट्स में, पंजाब के भी कुछ पार्ट्स में और हरियाणा के कुछ पार्ट्स में भी आपको दिख जाती हैं शीप्स। सो शीप से वूल निकालने के लिए आपको ऑब्वियसली शीप को पहले रियर करना पड़ेगा, पालना पड़ेगा। अब हम डिस्कस करते हैं। तो जो शीप है वो हिली रीजन्स में और पंजाब एंड हरियाणा के कुछ पार्ट्स में हम पालते हैं लोग। तो अब ये फीड किस ऊपर करती हैं, ये क्या खाती पीती हैं? शीप्स आर हार्बीवोरस। हार्बीवोरस मीन्स प्लांट्स के ऊपर वो फीड करती हैं, वो प्लांट्स खाती हैं ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वो ग्रास खाती हैं, ठीक है। पर ये नहीं है कि हमेशा वो ग्रास ही खाती हैं। मैनी अ टाइम्स व्हाट हैपन्स, वो कॉर्न भी ले लेती हैं, ज्वार भी खा लेती हैं, या मिक्सचर ऑफ पल्सेस भी खा लेती हैं, एंड ऑयल केक्स। ऑयल केक्स अब क्या होता है? ऑयल केक्स जब आप देखो ऑयल सीड्स में से तेल ऑयल हम निकाल लेते हैं, तो जो लेफ्ट ओवर होता है उसको हम कहते हैं ऑयल केक्स। तो ये शिप्स उस ऑयल केक्स के ऊपर भी फीड करती हैं।
और विंटर्स में शीप्स किसके ऊपर फीड करती हैं ज़्यादा? विंटर्स में ज़्यादा वो ग्रेन्स के ऊपर फीड करती हैं, लीव्स के ऊपर फीड करती हैं, या वो ड्राई ग्रास के ऊपर फीड करती हैं। ठीक है, ये तो हमारी बात थी कि जो शीप्स हैं वो क्या खाती हैं, हमने वो डिस्कस किया। नाउ कम्स के शीप्स कहाँ कैसे माहौल में रहती हैं, शीप्स को कैसे रखा जाता है। शीप्स को ड्राई और वेल वेंटिलेटेड शेल्टर्स में रखा जाता है। मीन्स गंदगी में शीप्स को नहीं रखा जाता, साफ सुथरी सूखी जगह, हवादार जगह जहाँ पे हवा अच्छी है वहाँ पे उनका रखा जाता है। वार्म एंड क्लोज शेड्स आर अवॉइडेड टू शेल्टर देम। जो गर्म और बंद शेड्स होते हैं वो वहाँ पे शीप्स को नहीं रखा जाता है। अब मुझे कोई बताएगा कि क्यों नहीं रखा जाता? अब देखो, शीप्स जो है, शीप्स की स्किन के ऊपर हेयर्स है, ठीक है। वो जो हेयर्स है वो वूल होती है। वो हेयर्स बेसिकली शीप्स के ऊपर क्यों होते हैं? ये नेचुरल है, ये लोगों ने नहीं किया, ये नेचुरल थिंग है। उसके शीप की स्किन के ऊपर हेयर स्किन होती है। अब उसके ऊपर हेयर्स आते हैं, वो हेयर्स देखा जाए वो सिर्फ वो विंटर्स में ही आते हैं। वो क्यों विंटर्स में आते हैं? ताकि वो हेयर्स शीप्स को ठंड से बचा सके, ठीक है। तो पूरी सर्दी में उनकी जो स्किन है वो हेयर से भरी हुई होती है, और जैसे ही विंटर्स आपकी ख़त्म होती है, समर्स में उनकी स्किन से हेयर्स उतार लिए जाते हैं। अब आप पूछोगे भाई, जब उनकी स्किन से उनको बचाती है ठंड से हेयर्स, तो फिर उनके हेयर्स क्यों शेव किए लिए जाते हैं? ये देखो, विंटर्स में हेयर्स आते हैं क्योंकि विंटर्स में ठंड होती है, तो इसलिए उनकी स्किन पे हेयर्स आते हैं। अब गर्मियों में इतनी गर्मी होती है तो उनको ऑब्वियसली अगर उनके स्किन पे हेयर्स रहेंगे उनको और गर्मी लगेगी, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव। उनके लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समर्स में उनके स्किन से जो हेयर्स है वो शेव कर लिए जाते हैं, उतार लिए जाते हैं, और सर्दियों में उनकी स्किन पे जो हेयर्स है वो रहने देते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग, हम ह्यूमन बीइंग सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं क्योंकि ठंड से बचने के लिए, और गर्मियों में हम कोई गर्म कपड़े तो नहीं पहनते। हम गर्म कपड़े नहीं पहनते, क्यों नहीं पहनते? क्योंकि गर्मियों में ऑलरेडी बहुत वार्म टेम्परेचर होता है। गर्मी है, अगर हम स्वेटर पहन लेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव। सेम थिंग्स हैपन विद शीप ऑल्सो, ठीक है। अब उनको स्वेटर तो नहीं पहनते, पर उनके ऊपर जो गॉड गिफ्टेड स्किन, उनके ऊपर हेयर्स आते हैं, वो हेयर्स उनको बचाते हैं ठंड से, ठीक है। ये चीज़ समझ आइए आपको। तो रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप था। अब आगे आता है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। अब जो उसके ऊपर जो हेयर्स होते हैं उनसे कैसे वूल बनती है शीप से, उसका पूरा प्रोसेस देखते हैं। जो शीप है, शीप की स्किन पे जो हेयर्स है, हेयर से कैसे वूल बनती है उसके लिए कुछ स्टेप्स हमारे फॉलो होते हैं, कुछ प्रोसेसेस हमारे फॉलो होते हैं। वो 6 प्रोसेसेस हैं। उन 6 प्रोसेसेस का नाम है, सबसे पहले शेयरिंग, नंबर 2 स्कोरिंग, देन सॉर्टिंग, देन रिमूवल ऑफ बुर्स, देन डाइंग एंड देन स्पिनिंग, ठीक है। these 6 steps are involved, or you can say these 6 processes are involved in getting fibers, in getting wool from fibers। वूल लेने के लिए हमारे ये 6 स्टेप्स जो है, वो प्रोसेस जो है वो हमारे इन्वॉल्व होते हैं फाइबर से वूल को बनाने के लिए, इन प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स टू वूल, ठीक है। सो पहला स्टेप कौन सा हमारा आता है? वो आता है शेयरिंग। शेयरिंग क्या है? ये देखो साथ में पिक लगी हुई है, ये साथ में जो पिक लगी हुई है, आप अगर इस पिक को देखो, इस पिक में ये शीप है, ये जो बंदा है ये इसको शेव ऑफ कर रहा है, इसके सारे हेयर्स को, देखो ये सारे हेयर्स इसके निकाले हैं, फिर ये हेयर्स की आगे प्रोसेसिंग होके वूल बनती है। सो ये जो फर्स्ट स्टेप है वो स्किन से हेयर रिमूव करने का, वो शेयरिंग होता है, ठीक है।
हेयर ऑफ शीप इज शेव्ड ऑफ अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन। कल्ले बाल नहीं उतारे जाते हैं, थोड़ी सी बहुत बारीक सी स्किन की लेयर भी उतारी जाती है, उस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, ये शेयरिंग प्रोसेस हम इज़ यूजुअली डन इन समर्स। ये मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया कि समर्स में क्यों होता है, क्योंकि नहीं तो उनके लिए सर्वाइव होना मुश्किल हो जाएगा। दिस enables sheep to survive even without their protective coat of hair। उनका जो हेयर्स है उनको ठंड से बचाते हैं उसके बिना भी, ताकि वो समर्स में इजीली सर्वाइव कर सकें, इसलिए उनके समर्स में हेयर्स जो है शेव ऑफ कर लिए जाते हैं। ठीक है, स्टेप लेकिन सेकेंड स्टेप इज स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होता है, अब ये देखो, जो हमने स्किन हेयर्स जो है वो शीप के हमने शेव ऑफ कर लिए हैं, अब वो जो हमने हेयर्स उतारे हैं वो साफ़ सुथरे तो नहीं होंगे ना, एनिमल के ऊपर हेयर्स लगे हैं उनको साफ़ तो करना पड़ेगा, उसके ऊपर बहुत सारी डस्ट, ग्रीस या डर्ट लगी होगी, वो सारी की सारी और भी बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें लगी होंगी, उन चीज़ों को उतारने के लिए हमारा स्कोरिंग प्रोसेस यूज़ होता है। तो sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt। अब ये देखो, ये आपकी राइट साइड पे ये पिक मैंने लगाई हुई है, इस पिक के अकॉर्डिंगली ये देखो, क्या ये बड़ा सा टैंक है, ये मैनुअली काम हो रहा है, इसके बीच में हमने जो है ये सारी जो वूल हमने फाइबर जो हमने उसका उतारा है, स्किन जो हेयर्स के साथ उतारी है शीप की, वो टैंक्स में डाल के उसको मैनुअली दो पीपल इन्वॉल्व हैं, उन्होंने 6 पकड़ी हुई है, 6 के साथ वो उसको क्लीन कर रहे हैं। पहले क्या होता था, ये मैनुअली काम होता था। ठीक है, हैंड्स जिसमें इन्वॉल्व होते थे, बट फिर विद लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी मशीन्स यूज़ होने लगी हैं, इसके बीच में रोलर मशीन्स चलने लगी हैं टैंक्स के बीच में, जिसके साथ क्या है कि अपने आप ही वो स्किन सारी हेयर्स जो है वो साफ़ हो जाते हैं। और भी एडवांसमेंट के साथ और मशीन्स ये हमारी इन्वेंट हुई और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के साथ तो ये काम मैनुअली हट के ये मशीनों के साथ होने लगा। अब लेटर ऑन और भी अच्छी एडवांसमेंट होएगी, तो अभी थोड़ा बहुत है मैनुअल एफर्ट इन्वॉल्व होता है कि देखना पड़ता है, बट विद टाइम ये ऐसा टाइम भी आ जाएगा जिसमें हमें कुछ नहीं देखना पड़ेगा। इसमें आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों के घर में, काफ़ियों के घर में फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होगी, तो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या है, आपकी मम्मा क्या करते हैं, उसमें डिटर्जेंट, वाटर एंड सब कुछ डाल के, उसमें कपड़े, डर्टी क्लोथ्स डाल के आपकी मम्मा उसको ऑन करके मशीन को अपना काम करते रहते हैं, और उसमें वो गंदे कपड़े डालते हैं और वो साफ़ सुथरे सूखे कपड़े निकल आते हैं। सो आपकी मम्मा ने स्टार्टिंग में एफर्ट किया उसको चलाने का, उसके बाद में अपने आप काम हो जाता है। सो विद टाइम, पहले ये थोड़ा था, पहले लोग जो कपड़े थे वो हैंड से वॉश करते थे, फिर नॉर्मल वॉशिंग मशीन आने लगी, उसके बाद में सेमी ऑटोमेटिक आई। अब सेमी ऑटोमेटिक में भी काफ़ी एफर्ट मैनुअली करना पड़ता था, उसके बाद में अब फुली ऑटोमेटिक आई है ज़्यादा, तो फुली ऑटोमेटिक में अपने आप हो जाता है काम, बहुत लिटिल ह्यूमन एफर्ट, मैनुअल एफर्ट बहुत थोड़ा हो जाता है। सो इन द सेम वे स्कोरिंग ऐसा प्रोसेस है, इसमें भी मैनुअल एफर्ट अब कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, बट विद टाइम ये जितना थोड़ा सा एफर्ट मैनुअल एफर्ट लग रहा है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और काम जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप जो हमारा आता है इन प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल, उसमें वो आता है हमारा सॉर्टिंग। शेयरिंग एंड स्कोरिंग के बाद में आया सॉर्टिंग। सॉर्टिंग हमने जो शेयरिंग में हमने स्किन के साथ से हेयर्स शेव किए शीप के, उसके बाद में उसको अच्छे से वॉशिंग की उनकी, सो दैट डर्ट, ग्रीस, सब कुछ हमारे डस्ट, वो सब कुछ हम उसमें से रिमूव कर सकें। उसके बाद में अब स्टेप आता है सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग जो स्टेप है, ये स्टेप वो होता है कि इसमें जो हेयर्स होते हैं शीप के, जो हमने स्किन के साथ हल्की हल्की स्किन के साथ हेयर्स जो उसके शेव किए हैं, वो जो उसके हेयर्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेक्सचर्स में उनको सॉर्ट किया जाता है और उनको फैक्ट्रीज में भेजा जाता है।
हमने हेयर स्किन पर जो उसके हेयर्स उतारे वॉश करने के बाद में उसको फैक्ट्रीज में भेजा, जहाँ पे फैक्ट्रीज में उसको अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेक्सचर्स के हिसाब से उसको सॉर्ट किया जाता है, उसको अलग अलग किया जाता है, जैसे उसी लेंथ के हिसाब से, उसी कलर के हिसाब से, उसकी सॉफ्टनेस के हिसाब से, शाइननेस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेक्सचर्स हम उसको अलग अलग चीज़ों में सॉर्ट करते हैं। हम इस प्रोसेस को, जो उसका सॉर्टिंग का प्रोसेस है, इसको हम ग्रेडिंग भी कहते हैं, जिसमें वो अलग अलग टेक्सचर्स के अकॉर्डिंगली या साइज़ के अकॉर्डिंगली, क्वालिटी के अकॉर्डिंगली वो डिफ्रेंशिएट होती है। ठीक है। सो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया ग्रेडिंग के बारे में, सो आपको पता होना चाहिए ग्रेडिंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है। सो ये था हमारा सॉर्टिंग का प्रोसेस। इसमें हम सारा का सारा इसकी जो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग एंगल जो है उसके, जिसके हिसाब से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम उसको अलग अलग के उसमें डिफरेंट करते हैं, और फिर हम अकॉर्डिंगली इसके जिस प्रोसेस के लिए, जिस चीज़ के लिए उसको बनाना, यूज़ करना, उस चीज़ में हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। फोर्थ स्टेप नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ बुर्स। फोर्थ स्टेप जो है रिमूवल ऑफ बुर्स होता है। आप बच्चे, आप देखो, आप स्वेटर्स पहनते हो, वुलन क्लोथ्स आप पहनते हो, आप जब पहनते हो कई बार होता है, आपने देखा होगा आपके कपड़ों के ऊपर, वुलन कपड़ों के ऊपर छोटा छोटा गोल गोल सी बॉल्स बन जाती हैं। स्वेटर्स के ऊपर भी छोटी छोटी बॉल्स बन जाती हैं। कई बार आप ये वुलन, आपने अगर शर्ट है, कुछ है, मतलब आपने पहनी हुई, तो या सूट आपने पहनना है गर्ल्स ने या बॉयज़ ने, शर्ट्स पहनी है, वॉटेवर जो ऐसी चीज़ें पहनी है, वुलन का फैब्रिक जो पहने हुए, उनके ऊपर छोटा छोटा गोल गोल आ जाता है। तो वो जो गोल गोल आ जाता है छोटा छोटा, उसको हम बुर्स कहते हैं। ये बेटा ये नहीं कि हमारे घर में हम जो फैब्रिक्स पहन रहे हैं उनके ऊपर बुर्स आता है, ऐसा नहीं है। जो आप जब आप हेयर्स उनके उतारते हो शीप के, जब उसके बाद में वो अच्छे से वॉश होती है, मशीन फैक्ट्रीज में जाती है, तो वहाँ पे भी जब उसको हम अलग अलग ग्रेडिंग सॉर्टिंग कर देते हैं, उसके बाद में भी उनके ऊपर कुछ बुर्स आ जाते हैं, तो उन बुर्स को रिमूव करना पड़ता है। वो रिमूव करने के बाद में वो फिर इनकी जब वॉशिंग होती है तो बुर्स आते हैं, उसके बाद में फिर इनकी जो फ्लफी फाइबर जो उसमें आते हैं, गोल गोल से जो आ जाते हैं, वो बुर्स होते हैं। उन बुर्स को फिर दोबारा फिर उनको वॉशिंग की जाती है, ताकि उनको प्रॉपरली उनको रेडी किया जाए, जिससे उनको फाइबर्स में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है। सो रिमूवल ऑफ बुर्स ये नहीं है, ये जो हमारे कपड़े जो हम पहनते हैं हम सिर्फ उन पर ही आते हैं, ये इनके जो अभी फाइबर बनने से पहले भी जो उनका जो प्रोसेसिंग हो रही है उसके बीच में भी बुर्स आ जाते हैं। राइट। सो ये हमारा फोर्थ स्टेप था। फिफ्थ स्टेप आया, नेक्स्ट स्टेप आया। आप देखो, जो हमारी नॉर्मली शीप से जो आप वूल लेते हो, जब हम हेयर्स का उतारते हैं, तो वो तो मतलब क्रीम से कलर की होती है ना, क्रीम हो गया, ब्राउनिश हो गया, ब्लैकिश हो गया, ये कलर्स की होती है। बट आपको जो वूल अवेलेबल है मार्केट में, वो डिफरेंट कलर्स के, जौन सा कलर आप बोलो उस कलर की आपको अवेलेबल हो जाती है वूल। अभी जैसे देखो यहाँ पे पिक बनी हुई है, ये 2 कलर्स की भी है, मल्टी कलर्ड की भी है, बीच में उसमें शेड्स आ रहे हैं अलग अलग कलर के। तो ये सारे कलर्स कैसे होते हैं, इन ये जो आपकी वूल आपको जो मिलती है, उस वूल को फिर वो डाई करती है, फैक्ट्रीज में डाई होती है, इन पे कलर चढ़ाया जाता है ताकि वो मल्टी कलर्स की बन जाए, या वॉट एवर कलर, डिजायर्ड कलर जो आपको चाहिए उस कलर की वो आपको मिल जाए। ठीक है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में प्रोसेसिंग ये आपकी हो जाती है। स्पिनिंग। अब स्पिनिंग हमारा क्या प्रोसेस है, जो आपके फाइबर्स हैं, जो आपके फाइबर्स होते हैं, जो ये वूल्स के आपके फाइबर्स बने हैं, उनको फिर ये सीधा मशीनों में के थ्रू ये सीधे होते हैं, कॉम्ब होते हैं, और इनके यार्न्स बनते हैं, बहुत बड़े बड़े यार्न्स, ताकि आप आराम से कपड़े, यार्न्स के आगे प्रोसेसिंग रहती है, ये आपकी स्टिचिंग में काम भी हो जाते हैं, जैसे भी होते हैं। जो आपके लॉन्ग लॉन्ग लंबे लंबे फाइबर्स वूल के बने, उनसे आपके स्वेटर्स बनते हैं, आप जो पहनते हो, निटिंग के काम आते हैं। निटिंग मीन्स स्वेटर्स, स्वेटर्स को निट करते हैं हम, या हम वो आप क्रोशिया से लेडीज़ बनाती हैं, वो यूज़ हो जाता है। और जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वो जो छोटे फाइबर्स होते हैं, उनसे वो उनकी फैब्रिक्स मीन्स कपड़ों को की शेप आ जाती है।
उनसे वो उनके कपड़े वूलन फैब्रिक्स बन जाते हैं, सूट्स हो गए, शर्ट्स होगी, कोट्स हो गए, वट एवर जो भी आपको फैब्रिक आपको चाहिए, जैसा आप बनाना चाहते हो वैसे आपके वुलन फैब्रिक्स बन जाते हैं। ठीक है, सो दीज वर द 6 स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर टू फैब्रिक ऑफ वूल। वूल में हमने 6 स्टेप्स किए हैं: शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, रिमूवल ऑफ बुर्स, देन आपकी डाइंग एंड देन लास्ट इज स्पिनिंग। सो ये 6 स्टेप्स हमने इसके बीच में इन्वॉल्व होते हैं वूल की प्रोसेसिंग के लिए। तो ये आपको सारे के सारे अच्छे से आपको समझ आने चाहिए। आई होप आपको समझ आ गए होंगे जो जैसे मैंने समझाया है, बट फिर भी चलो एक बार आप अच्छे से इसको दोबारा से गो थ्रू होना, आपको समझ आ जाएगा। कम्स यूजेस ऑफ वूल। वूल के अब क्या क्या यूज़ होते हैं, किन किन कामों के लिए वूल हमारी यूज़ होती है वो देखो। वूल से आपके विंटर वियर लाइक स्वेटर्स, शॉल्स, मफलर्स, आपके ये कितनी चीज़ें, आपके फैब्रिक्स, कितनी सारी चीज़ें बनाने के लिए आपकी वूल यूज़ होती है। कैप्स होगी, वूल विंटर्स में आप कैप्स पहनते हो ना, आप जैकेट्स पहनते हो, ब्लेजर्स पहनते हो, कोट्स पहनते हो, आप वुलन पैंट्स पहनते हो, आप वुलन लोअर्स पहनते हो। ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हमारी वूल यूज़ होती है। और हमारी वूल किस लिए यूज़ होती है, वूल्स के लिए हमारे वूल जो है हमारी ब्लैंकेट्स भी बनते हैं। जब आप विंटर्स में मोटे मोटे ब्लैंकेट्स लेके सोते हो, कारपेट्स के लिए, अपॉल्स्ट्री के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपकी वुलन कारपेट्स भी बनते हैं हमारे। फिर जो आप ब्लैंकेट्स या क्विल्ट्स आप लेके सोते हो, कई बार उनके ऊपर कवरिंग जो होती है, हम उनके ऊपर एक कवरिंग डालते हैं, वो आपकी वुलन इजीली अवेलेबल होती है। वो सब चीज़ें आपकी वूल से बनती हैं। एक वूल इज़ यूज फॉर साउंड प्रूफिंग। साउंड प्रूफिंग मीन्स अगर आपको चाहते हो आप एक कमरे की आवाज़ वो कमरे में ही रहे, कमरे से बाहर ना निकले, तो उसके लिए भी वूल का बहुत यूज़ होता है। ठीक है, कम्स ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या होता है? ऑक्यूपेशनल हजार्ड बेसिकली बेटा वो होता है कि आपकी एक पर्टिकुलर जॉब के साथ, अगर आप कोई पर्टिकुलर जॉब कर रहे हो, उसके साथ अगर आपको कोई डिजीज़ लग जाती है, मतलब वो जॉब ऐसी है कि उस जॉब के साथ आपको कोई ना कोई आप डिज़ीज़ आपको लग सकती है, बीमारी आपको लग सकती है, तो उसको हम ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में होती है। अब ये वूल इंडस्ट्री में भी ये जो है ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, कौन सा है? जैसे सॉर्टर्स की जो जॉब है, सॉर्टर की जॉब जो है ना, जिसने वूल को सॉर्ट करना है, अलग अलग उसमें बांटना है कि अकॉर्डिंग टू योर, हमने जो इसका थर्ड स्टेप किया है कि जिसमें हमने क्वालिटी ऑफ वूल के हिसाब से हमने उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, या हम कहते हैं कि हमने उसकी कलर, लेंथ या टेक्सचर के हिसाब से हमने उसको अलग अलग सॉर्ट करना है। तो जो लोग उस सॉर्टर्स की जो जॉब में है वूल इंडस्ट्री में, वो बहुत रिस्क पे है। वो क्यों रिस्क पे हैं बेटा? क्योंकि वो हो सकता है ना, मैं ये नहीं कह रही सबको होता है, चांसेस हैं कि लोगों को हो जाता है। बैक्टीरियम एक इसमें एक मतलब एक बैक्टीरियम होता है इस जो आप वूल निकालते हो एनिमल से, इन एनिमल से आपकी एक बैक्टीरियम होता है जिसको हम एंथ्रेक्स कहते हैं। उस बैक्टीरियम से इन्फेक्ट होने के चांसेस रहते हैं जो सॉर्टर्स की जॉब करते हैं। सो ये जो एंथ्रेक्स बैक्टीरियम है, ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक ब्लड डिजीज़ को जन्म देता है और उसको कहते हैं हम सॉर्टर्स डिजीज़। ठीक है, सो ऐसे ही उसने बोला कि ऐसी बहुत मतलब काफ़ी सारी ऑक्यूपेशंस में ऐसी सारी ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स होते हैं कि डिजीज़ उसमें लगी हुई होती हैं, जिनसे वर्कर्स उसमें जो वर्कर्स उस ऑक्यूपेशन में काम करते हैं, उनको वो चांसेस हैं कि वो उससे उनको हो सकती है। सो ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑक्यूपेशनल हजार्ड। सो वूल इंडस्ट्री में आपको पता होना चाहिए सॉर्टर्स की जॉब सबसे ज़्यादा रिस्की है, जिसमें एक
बैक्टीरियम कॉल्ड एंथ्रेक्स से वो इन्फेक्ट हो सकते हैं और इसको हम सॉटर्स डिजीज कहते हैं। ठीक है, सो ये यू शुड नो दीज थिंग्स। दूसरा फाइबर जो हम एनिमल से लेते हैं वो आता है हमारा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म्स एक होते हैं जिनसे हमारा सिल्क फाइबर आता है। ठीक है, ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि सिल्क फाइबर कौन से एनिमल से आपको मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए सिल्क फाइबर्स जो है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलते हैं, राइट। और एक क्वेश्चन और आ जाता है नॉर्मली आपको एग्जाम में और बच्चे इसको रॉन्ग कराते हैं, वो है कि जो हम सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म से कैसे सिल्क फाइबर आता है और उनको कैसे हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं उनसे, उसका जो पूरा प्रोसेस है, उसकी रेयरिंग का प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सेरिकल्चर। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए था, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। ओके बेटा, तो ये आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। सो इनको केयरफुली आप ध्यान रखना, अपने दिमाग में इसको अच्छे से समझ लेना, ताकि अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन आए तो आपका कोई रॉन्ग ना हो। करते हैं, अब हमें पता है कि सिल्क हमारे को सिल्क वॉर्म से मिलती है, बट सिल्क जो है ये सिल्क का फाइबर डिस्कवर कैसे हुआ वर्ल्ड में, कैसे पता चला कि ये एनिमल से भी, ये एक इंसेक्ट से, सिल्क वॉर्म से भी कोई फाइबर आ सकता है जिसको हम सिल्क कहते हैं। तो इसकी डिस्कवरी की क्या स्टोरी है अब हम वो देखें। सबसे पहले बेटा अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन या एमसीक्यू में आ गया सिल्क कौन सी कंट्री में डिस्कवर हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए सिल्क जो है वो हमारा चाइना में डिस्कवर हुआ था। ओके बेटा, सिल्क की डिस्कवरी कौन सी कंट्री से हुई है, चाइना से। अब वो डिस्कवरी के पीछे की स्टोरी अब हम डिस्कस करते हैं। चाइना में क्या हुआ था, चाइना का जो एम्परर था उसने चाइना की एम्प्रेस को एक क्वेश्चन दिया था कि ये सॉल्व करो, इसको ढूंढो, इसके पीछे का कॉज फाइंड आउट करो कि जो हमारे एम्पायर में मलबेरी ट्रीज लगे हुए हैं उनकी जो लीव्स है वो खराब होती जा रही हैं। वो क्यों हमारी खराब हो रही, वाई दीज आर बीइंग डैमेज्ड, क्योंकि उनके ऊपर कुछ वाइट वाइट सा घूमता था और उसके कारण हमारी ये जो लीव्स है वो खराब हो रही है। क्यों खराब हो रही हैं, तो वन डे व्हाट हैपेंस के एम्प्रेस ने नोटिस किया, उसको ये टास्क मिला था उनको, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि उनके ऊपर जो मलबेरी लीव्स है उनके ऊपर सिल्क वॉर्म्स चल रही हैं, वॉर्म्स चल रहे हैं, वाइट कलर के वर्म्स जो है उनके ऊपर चल रहे हैं और जो वो मलबेरी लीव्स को खा रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो शी वॉज हैविंग अ कप ऑफ टी, वो चाय पी रही थी, तो उसके बीच में एक वो जो आपका ये वर्म है वो उसके सिल्क वर्म जो था चाय के बीच में गिर गया। अब जब वो उसके बीच में गिरा तो वो उसने क्या किया, वाइट वाइट से फाइबर वो निकालने लग गया। जब उसने वाइट वाइट फाइबर निकाले तो इससे लेटर ऑन उनको पता चला कि इससे एक फाइबर बन रहा है, एक कपड़ा बन रहा है जिसको हम सिल्क कहते हैं। सो ऐसे सिल्क की इन्वेंशन हुई। ठीक है, अब ये जो थी सिल्क की इन्वेंशन चाइना में हुई थी। सो अब आप बोलोगे कि पूरे वर्ल्ड में कैसे पता चला कि सिल्क जो है वो एक फाइबर है, हुआ तो सिर्फ चाइना में था। कोई भी कंट्री अगर किसी चीज की डेवलपमेंट करती है तो पहले तो वो अपने पास ही रखती है ना, कि ताकि मेरे को उसका सारा क्रेडिट मिले, कहीं बाहर ना जाए। सो व्हाट हैपेंस, उन्होंने क्या करना शुरू किया, चाइनीज के एम्परर और एम्प्रेस ने, उन्होंने इसको राज को अपने पास ही रखा। उन्होंने बोला कि इसको चाइना से बाहर नहीं निकालना है, हमने सिल्क की इन्वेंशन की है और ये हमारे पास ही रहेगा। सो व्हाट दे डिड, वर्ल्ड में एक दूसरे रूलर्स को, एम्परर्स को, दूसरी कंट्री के एम्परर्स को गिफ्ट्स वगैरह देते थे। तो ये लोग सिल्क की गिफ्ट, सिल्क फाइबर का गिफ्ट देते तो बहुत रॉयल लुक आती थी। ऐसे लोगों को पता चला कि नहीं यार एक और फाइबर भी है, बट कितना अच्छा फाइबर है, कपड़ा कितना अच्छा है, फैब्रिक कितना अच्छा है, तो जो ये चाइना से आता है। तो चाइना में टूर्स, जो आपके ट्रेडर्स जो थे, ट्रेडर्स के कारण
और ट्रैवलर्स के कारण बाकी कंट्रीज के लोगों को फिर पता चला कि एक सिल्क नाम का एक फैब्रिक है जो बहुत ही अच्छा है और जो आपके स्किन फ्रेंडली आप पहन सकते हो स्किन पे। सो ऐसे जो है पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका सिल्क इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, फर्स्ट डिस्कवरी इसकी चाइना में हुई थी, लेटर ऑन ऐसे वो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड वो घूमा। ये तो था हमारा सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई। अब है कि सिल्क जो है हमारी एक एनिमल से आती है, इंसेक्ट से आती है, सिल्क मॉथ से आती है। तो अब हम सिल्क मॉथ का पूरा लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं। सिल्क फाइबर बनता है वो पूरा, हम उसके लिए पहले हम सिल्क मॉथ की साइकिल लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। ये देखो, जो फीमेल सिल्क मॉथ है, फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स फ्रॉम विच लार्वा हैच। फीमेल सिल्क मॉथ जो है वो एग्स देती है जिससे लार्वा हैच होता है। और आपको मैं बता दूं कि ये हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम देती है, एक बारी में हंड्रेड्स ऑफ एग्स वो ले करती है और जिनमें से लार्वा हैच होता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो लार्वा इंक्रीज होने लगता है साइज में और वो अपनी नेक्स्ट लाइफ स्टेज के लिए, जो पहले एग से जो नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे, प्यूपा उसको बोलते हैं, PUPA, प्यूपा लाइफ स्टेज पे वो आने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। ठीक है, इस स्टेज में कैटरपिलर जो है वो अपने आसपास, कैटरपिलर होता है ना, वो अपने आसपास क्या करता है, नेट बनाना शुरू कर देता है। वो जो नेट होता है वो क्या करता है, कैटरपिलर अपने मुंह से फाइबर निकालता है। वो जो फाइबर निकालता है वो प्रोटीन की फॉर्म में होता है और वो फाइबर ऐसे होता है कि वो अपने मुंह में से जब निकालता है तो वो जब हवा के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो अपने आप वो जो सिल्क फाइबर की हार्ड हो जाता है और वो सिल्क फाइबर की फॉर्म ले लेता है, बन जाता है। ठीक है, अब कैटरपिलर क्या करता है, उसने क्या करता है, वो जो अपने इतनी ऐसे निकालते हैं अपने मुंह से फाइबर वो कि उसको अपने हेड को वो रोटेट करता है 8 की फॉर्म में और वो ऐसे फॉर्म करता है कि उसको वो अपने आप अपने आसपास ऐसे इतना ज़्यादा कवर कर लेता है कि वो पूरा का पूरा अपने आप को कवर कर देता है। वो 8 की फॉर्म में हेड को घुमा घुमा के, मीन्स वो अंदर कैटरपिलर होता है और बाहर उसके पूरी कवरिंग आ जाती है। वो जो कवरिंग होती है वो किस चीज़ की होती है, प्रोटीन फाइबर की। जब वो प्रोटीन फाइबर हवा के साथ कांटेक्ट में आया तो वो हार्ड हो जाता है और वो हार्ड होके वो सिल्क फाइबर बन जाता है। ठीक है बच्चे, ऐसे ये कैटरपिलर ने तब तक स्पिन करना है तब तक वो, जब तक वो अपने आप को पूरा का पूरा कवर नहीं कर लेता, वो नज़र नहीं आता है। फिर कैटरपिलर उसके अंदर होता है, वो जो बाहर जो सी कवरिंग बन जाती है उस कवरिंग के बीच में कैटरपिलर होता है और वो जो कवरिंग होती है उसको हम कुकून बोलते हैं। जिस कवरिंग में कैटरपिलर कवर होता है उसको हम कुकून बोलते हैं। और ये फिर उसके बाद में कुकून के अंदर फिर जो है डेवलपमेंट्स होने शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे। वो डिपेंड करता है कि क्या हमने सिल्क फाइबर निकालना है या हमने और उसे मॉथ पैदा करने हैं और बटरफ्लाइज पैदा करनी है। कि अगर बटरफ्लाइज और आएंगी तो इससे ये हो जाएगा कि आपके और ज़्यादा जो है आपसे सिल्क फाइबर उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप सारे के सारे उसमें ही ख़त्म कर दोगे, कोकून को बर्स्ट करके उसको ही कोकून का आगे स्टेज करेंगे कि फाइबर बने, तो उस केस में वो वहाँ पे उसकी सारी प्रोसेसिंग बंद हो जाएगी। तो फिर हमारे पास बटरफ्लाइज ही नहीं और आएंगी तो हम कहाँ से, हमारे पास जो है वो सिल्क फाइबर आएगा। ठीक है, सो ये है उसकी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको लाइफ साइकिल बताई है। अब मैं आपको प्रॉपर बताती हूँ। फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स फ्रॉम विच लार्वा हैच। द लार्वा ग्रोज इन साइज एंड गेट्स रेडी फॉर नेक्स्ट लाइफ स्टेज प्यूपा। अभी बताया मैंने। ड्यूरिंग दिस स्टेज, कौन से स्टेज में, जहाँ पे वो प्यूपा बन रहा है, कैटरपिलर वीव्स अ नेट अराउंड इट टू होल्ड इटसेल्फ। अपने आप को एक जगह पे वो रहे उसलिए वो अपने आसपास नेट बनाना शुरू कर देता है। ड्यूरिंग दिस इट मूव्स इट्स हेड फ्रॉम वन साइड टू अनदर। वो अपना सिर एक साइड से दूसरी साइड घुमाता है। वो ऐसे घुमाता है, वो 8 की फॉर्म में घुमाता है। जैसे आप 8 लिखते हो ना मैथ्स में, डिजिट्स में, नंबर्स में 8 लिखते हो, वैसे वो अपने हेड को घुमाता है। कैटरपिलर सिक्रीट्स प्रोटीन फाइबर।
वो अपने मुंह में से प्रोटीन फाइबर को सिक्रेट करता है। दिस फाइबर सॉलिडिफाइज एंड बिकम्स हार्ड टू फॉर्म सिल्क फाइबर। ये जो सिल्क फाइबर है वो सॉलिड बन जाता है और हार्ड हो जाता है जब वो एयर के इन टच आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, एक्सपोजर में आता है, तब वो हार्ड हो जाता है और सिल्क फाइबर बनती है। कैटरपिलर कंटिन्यूज टू स्पिन सिल्क फाइबर टिल दे गेट कंप्लीटली कवर्ड। ठीक है, द सिल्क कवरिंग इन विच द सिल्क वर्म कवर्स इटसेल्फ इज कॉल्ड कुकून। फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द कुकून। ये मैंने आपको बता दिया है कि जो फर्दर डेवलपमेंट्स का क्या मतलब है कि अगर तो आपने वहीं पे बट आपने उसका फाइबर निकालना है, सिल्क फाइबर निकालना है, तो वो कुकून जब बन गया पूरा, उसने कवर कर लिया, तो उसको फिर गर्म करते हैं या उसको धूप में रखते हैं या हीट देते हैं या उसको बॉईल करते हैं और फिर उससे सिल्क फाइबर एक्सट्रैक्ट होता है, निकलता है। ठीक है, और अगर आपने उसको मान लो आप चाहते हो कि वो अपना लाइफ साइकिल पूरा स्टेज कंप्लीट करे, तो उसमें से बटरफ्लाई अपने आप हैच हो जाएगी आफ्टर 25-30 डेज और फिर उसको फिर वो एग्स देगी मलबेरी ट्रीज के लीव्स पे और फिर वो लार्वा बनेगा, फिर ये साइकिल फिर चलेगा। ठीक है, इस केस में आपका सिल्क फाइबर जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस चलता रहेगा, वो फिर आप सिल्क फाइबर उससे और ले सकते हो। अगर आप उसको गर्म कर देते हो कुकून को, तो वहीं पे वो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, बस उतना ही सिल्क फाइबर निकलेगा, फिर आप और बटरफ्लाईज आएंगी नहीं तो और आपका बनेगा नहीं। राइट, ये मैंने आपको इससे समझाया। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू यही चीज़ समझाती हूँ। इसमें ये देखो, सबसे पहले ये डायग्राम में पहले हमारी ये बटरफ्लाईज हैं, फीमेल बटरफ्लाई एंड मेल बटरफ्लाई है। ये फीमेल बटरफ्लाईज ने मलबेरी ट्रीज की लीव्स के ऊपर एग्स हैच किए, एग्स दिए। ये जो है एग्स उसने ले किए हैं, ये बहुत सारे होते हैं, हंड्रेड्स में होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेज पे गया, फिर वो कैटरपिलर बना। वो लार्वा जब हैच हुआ तो उनमें से कैटरपिलर निकला। कैटरपिलर ने फिर अपने आसपास कोकून बनाना शुरू कर दिया 8 की फॉर्म में, अपना सिर घुमा घुमा के। ये पूरा कोकून बन गया हमारा। अब ये कोकून को, ये जो यहाँ पे है ना, ये बेटा कोकून के अंदर की ब्रेक करके आपको दिखाया कि जो मॉथ अंदर बन रहा है वो कैसा है। और फिर ये पूरा ये इससे ये अगर पूरा हम उसको हैच होने देंगे, अपना टाइम देंगे, तो पूरा ये फिर आपकी बटरफ्लाईज बन जाएंगी। अगर हम यहीं पे प्रोसेसिंग रोक रहे हैं तो यहाँ पे फिर इसको गरम करेंगे, बॉईल करेंगे या धूप पे रखेंगे या उसको हीट के एक्सपोजर में रखेंगे ताकि वो अपना उसमें से सिल्क फाइबर हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, तो अगर आपको मान लो यही चीज़ पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, तो आपने ये फिगर्स की बनाने की कोशिश नहीं करनी है। सिंपल आपने यही लिखना है, एग्स ऑन फीमेल, यहाँ पे बटरफ्लाईज लिखोगे, वो एग्स दे रही है मलबेरी लीव्स पे, फिर वो कैटरपिलर बन रहा है, कैटरपिलर से कोकून बन रहा है। जस्ट यहाँ से अपने ख़त्म कर देना है कोकून के बीच में, या आप लिख सकते हो या कोकून विद, यहाँ पे कोकून के अंदर मॉथ डेवलप हो रहा है और ये आगे फिर से बटरफ्लाईज बन गई है। आपको पिक्चर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने सिंपल इतना ही है, ऐसा ही साइकिल बनाना है। ठीक है बेटा। प्रोसेसिंग सिल्क फ्रॉम कोकून, प्रोसेसिंग सिल्क की कोकून से कैसे प्रोसेसिंग होती है हमने वो करनी है। तो उसमें सबसे फॉर्म्स का रियर जो हमने किया था उसे एक बार दोबारा आपको रिव्यू हो जाएगा इसका। तो रियरिंग सिल्क फॉर्म्स, क्योंकि हमें सिल्क फॉर्म्स पहले पालने पड़ते हैं ना, उसके बाद में सिल्क हमें मिलती है। तो जो फीमेल सिल्क फॉर्म है वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है मलबेरी लीव्स के ऊपर। राइट, वो जो मलबेरी ट्री की लीव्स के ऊपर वो एग्स देते हैं, फिर उससे आगे प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, उससे कैटरपिलर बनता है, फिर वो कोकून बनाता है। राइट, तो ये जो मलबेरी, ये जो सिल्क फॉर्म जो एग्स देती है, इनको बड़े ध्यान से अगर स्टोर करके रखना है, मान लो उसी टाइम आपने सारी प्रोसेसिंग नहीं करवानी है, आपके पास फ्रेश मलबेरी लीव्स नहीं है, कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको क्लॉथ के ऊपर बड़े सेफली उनको स्टोर करके रख लेते हैं। उनको जो है ऐसी सूटेबल कंडीशन, जैसा उनको टेम्परेचर चाहिए वैसा टेम्परेचर, जैसी ह्यूमिडिटी मौसम होना चाहिए वैसे टेम्परेचर में उनको रखते हैं, सो डैट ये जो एग्स जो सिल्क वॉर्म ने दिए हैं फीमेल सिल्क वॉर्म में,
वो हैच ना हो। अगर वो हैच हो जाएंगे तो उसमें से उसी टाइम वो लार्वे निकल के कैटरपिलर बन जाएगा और कोकून की उसकी आगे प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। बट अगर मान लो वो टेम्परेचर और वो हमारे पास मलबरी लीव्स वहाँ पे फ्रेशली नहीं है, तो हमने उसको थोड़ा डिले करना है। तो डिले करने के लिए तो आपको वो पहले मलबरी लीव, वो जो उसने एग्स दिए हैं सिल्क वॉर्म ने, वो एग्स को उनको कॉटन उसको क्लॉथ के ऊपर सेफली स्टोर करना पड़ता है। सेफ कंडीशंस, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सब कुछ देना पड़ता है, ठीक है। सो देन दीज एग्स आर वार्म्ड सो डेट लार्वा कैन हैच फ्रॉम एग्स। फिर जब जरूरत होती है, मान लो आफ्टर 10-15 डेज या 1 मंथ, जितनी देर बाद में भी आपको ज़रूरत होती है, आपने एग्स को हैच करवाना है, तो वो एग्स को टेम्परेचर दिया जाएगा, वार्म किया जाएगा, सो डेट एग्स में से लार्वे निकलें। हैचिंग प्रोसेस हो जाएगा। वो नॉर्मली ये कब होता है हैचिंग प्रोसेस? ये तब करवाते हैं जब मलबरी ट्री के फ्रेश लीव्स आ जाते हैं। पुराने लीव्स डैमेज हो चुके हैं, ख़राब हो गए हैं, वो जब गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं और फ्रेश लीव्स आते हैं, ये नॉर्मली उस टाइम किया जाता है ताकि उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिले। सिल्क फॉर्म के जो एग्स या लार्वे जो हैच होंगे, उनको जो लार्वे निकलेंगे उन लार्वे को अच्छा न्यूट्रिशन मिले, अच्छा टेम्परेचर मिले, ह्यूमिडिटी मिले, जिससे वो, ताकि उनकी जो आके उनकी जो फाइबर वो एक्सट्रैक्ट करे वो अच्छा निकले। ओके, सो इसलिए जो लार्वे होते हैं, उन लार्वे को हम ये जो क्लीन बैम्बो ट्रेज लेते हैं और उन बैम्बो ट्रीज में ट्रेज, जो बैम्बू की जो ट्रेज होती है, उनके बीच में, साफ सुथरी ट्रेज के बीच में लार्वे को रखा जाता है। साथ में क्या रखते हैं? फ्रेश मलबरी लीव्स। अब ये नहीं है कि वो एक दिन रख दी और वही पड़ी रहती है 15-20 दिन। नो, ये दीज कीप्स ऑन चेंजिंग। डेली की डेली वो फ्रेश लीव्स रखते हैं ताकि उनको न्यूट्रिशन अच्छा मिले। अगर उनको न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा तभी वो जो है अपना फाइबर अच्छा एक्सट्रैक्ट हमारा होगा, सिल्क फाइबर उससे। नॉर्मली इस प्रोसेस को 20-25 दिन लगते हैं, 25 से 30 दिन लगते हैं, 25 और 30 डेज लगते हैं। कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, उसके बाद में कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं। वो क्यों खाना बंद कर देते हैं? क्योंकि वो उन्होंने पहले पूरी डाइट ले ली है, उसके बाद में वो 8 की शेप में वो अपने हेड घुमाते हैं और उससे वो अपना आसपास कोकून स्पिन करना शुरू कर देते हैं। ये मैंने आपको अभी पहले समझाया था ना कि कोकून पूरा स्पिन होता है, वो पूरा कैटरपिलर उसके बीच में वो छुप जाता है, कवर हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है कोकून के अंदर कैटरपिलर पर होता है, ठीक है। तो ऐसे हमारी कोकून की फॉर्मेशन होती है और ये हमारे ऐसे हम सिल्क फॉर्म्स को ऐसे उनको रेयर करते हैं ताकि वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बहुत ध्यान रखना पड़ता है ताकि अब उनसे और जो ऑर्गेनिक सिल्क हमारी एक्सट्रैक्ट हो सके। नेक्स्ट स्टेप आता है, कोकून हमारा बन गया। अब कोकून से आप कैसे सिल्क निकालते हो, उसकी प्रोसेसिंग जो है अब हमने वो डिस्कस करनी है। कोकून्स आर यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क फाइबर्स। कोकून्स यूज होते हैं ताकि हमारे सिल्क फाइबर्स की एक्सट्रैक्शन हो सके। इसके लिए कोकून्स को देखो जी, टेम्परेचर अच्छा देना पड़ता है। टेम्परेचर कैसा? गर्म होना चाहिए। या तो उनको कोकून्स को आप धूप के नीचे रख दो जब धूप अच्छी है, या आप उनको बॉईल कर दो, या उनको स्टीम में, मतलब जहाँ पे स्टीम हो वहाँ पे एक्सपोजर दे दो। उस केस में आपका सिल्क फाइबर जो है कोकून से सेपरेट हो जाएगा। सो सिल्क फाइबर को सेपरेट करने के लिए आपको क्या कंडीशन चाहिए? या तो आप उसको कोकून को धूप में रखो, या उसको बॉईल कर दो, या उसको एक्सपोजर ऑफ स्टीम दे दो ताकि वो सिल्क फाइबर अच्छे से उनसे कोकून से एक्सट्रैक्ट हो जाए, सेपरेट हो जाए, ठीक है। ये जो प्रोसेस है जिससे हम थ्रेड्स कोकून में से निकलते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रीलिंग ऑफ सिल्क और फाइलेचर, ठीक है। सिल्क फाइबर्स को उसके बाद में सिल्क फाइबर्स को स्पन किया जाता है सिल्क थ्रेड्स में, विच आर लेटर वूवन इनटू क्लॉथ। जैसे हम वूल को बहुत पतले पतले थ्रेड्स को उनको इकट्ठा करके स्पन करके उनके मोटे थ्रेड्स बनते हैं और उनसे फिर फैब्रिक्स बनते हैं, क्लॉथ बनता है। इन द सेम वे सिल्क फाइबर की ऐसे प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। आई थिंक इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। आगे हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ सिल्क। सिल्क के क्या क्या फायदे हैं, किस काम के लिए यूज होती है।
आप देखो, आप अपने घर में आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा सिल्की, वो टाई, पापा टाई पहनते हैं, या मम्मी साड़ीज़ पहनती हैं, या सूट्स पहनती हैं, ड्रेस मटेरियल पहनती हैं, या स्कार्फ लेते हैं। इन सब चीज़ों के लिए सिल्क हमारी यूज़ होती है। सिल्क इज़ यूज टू मेक ड्रेस मटेरियल्स लाइक साड़ी, स्कार्फ, टाइज एक्सेट्रा। इट इज़ ऑल्सो यूज इन पैराशूट्स एंड बुलेट प्रूफ वेस्ट। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए हमारी सिल्क का ज़्यादा यूज़। टाइप्स ऑफ सिल्क, अब सिल्क कितने टाइप्स की है हमने वो डिस्कस करना है। इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा आपको बताना ज़रूर चाहूँगी। बहुत सारी सिल्क मार्केट में अवेलेबल है, जैसे टसा सिल्क है, मुगा सिल्क है, कोसा सिल्क है, ऐसी बहुत सारी सिल्क हैं, खादी सिल्क है, बहुत सारी सिल्क ऐसी जो आपकी मार्केट में अवेलेबल है, क्रेप सिल्क एंड ऑल। सो पर जो सबसे कॉमन सिल्क है, जो हमें मलबरी, वो क्या कौन सी है, वो मलबरी सिल्क है, जो जिसकी अभी प्रोसेसिंग मैंने आपको बताई है, वो सबसे कॉमन सिल्क है। और वो हमें कहाँ से मिलती है, वो मलबरी सिल्क मॉथ से मिलती है। ओके बच्चे, so this is all about the chapter fiber to fabric. I hope everything is clear to you. Even though अगर आपको कुछ नहीं समझ आता, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.